हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है लेथ के बारे में। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लेथ का जो सिलेबस निर्धारित है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है। प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए लेथ, classification and specification of various types of lathe, drives and transmission, work holding devices, lathe tools, उनके पैरामीटर्स, nomenclature and applications, lathe में operations बहुत सारे होते हैं, कटिंग पैरामीटर्स, स्पीड रेशियो और लेथ एसेसरीज, इसके अलावा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैप्स्टन एंड टरेट लेथ और उनका कंपैरिजन, ये सारा आपके सिलेबस में निर्धारित है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लेथ को हिंदी में कहते हैं खराद। तो हम खराद का हो सकता है कहीं एक आध जगह इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी जगह हम ज़्यादातर में लेथ ही बोलेंगे। तो आप समझ जाइए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, खराद की जगह आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है? लेथ। तो लेथ में या खराद में जो ऑपरेशन करते हैं उसको कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन जो होता है, टर्निंग, उसको हिंदी में कहते हैं खरादन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हम शब्द का इस्तेमाल खरादन ना करके ज़्यादातर जगह हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? टर्निंग। तो प्लीज़ इसको कोऑपरेट करिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेथ शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करिए और टर्निंग का इस्तेमाल करिए खरादन के स्थान पर। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे, तो इनको आपको माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खरादन यानी टर्निंग का सिद्धांत क्या है। तो लेथ जो मशीन होती है या मशीन टूल जिसको हम कहते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन होती है, आप सभी ने वर्कशॉप में जरूर देखी होगी। उसमें टर्निंग ऑपरेशन होता है यानी खरादन। तो वो खरादन क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या है प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग का, इसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि ये आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, घूर्णन करता हुआ चक होता है। चक में क्या करते हैं, हम जॉब को लगा देते हैं। तो चक घूमता है तो उसके साथ जॉब घूमता है। तो ये आप देखिए, ये एक जॉब है जो कि घूर्णन कर रहा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद मान लीजिए इसका पहले व्यास प्रारंभ में D1 था, हमको इसको क्या करना है, व्यास को कम करना है यानी D2 व्यास करना है L लंबाई में। तो इसके लिए कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और उसमें क्या करते हैं, हम फीड देते जाते हैं और इस तरह से व्यास क्या होता है, कम होता जाता है। क्योंकि जो हमारा कारखंड है वो लगातार रोटेट हो रहा है और चिप्स के रूप में या धातु छीलन के रूप में क्या होती है, उसकी कारखंड की छिलाई होती जाती है और इस तरीके से वांछित आकृति का उत्पाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें सिद्धांत की अगर बात करें तो सीधा सिद्धांत है कि घूर्णन करते कारखंड के संपर्क में जब कटाई औजार को लाया जाता है तो एक निश्चित मात्रा में पदार्थ को काटकर वांछित आकार और आकृति का उत्पाद तैयार किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि घूर्णन करते कारखंड के संपर्क में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या कटाई औजार को लाते हैं और उससे क्या करते हैं, पदार्थ को छील कर यानी उसकी चिप्स के रूप में पदार्थ को काटकर वांछित आकार और आकृति का उत्पाद तैयार कर लेते हैं। अब इसमें कटाई औजार के रूप में इसमें कौन सा टूल यूज किया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है यानी एकल बिंदु कटाई औजार का इस्तेमाल होता है। तथा कटाई औजार को कारखंड की घूर्णन अक्ष के या तो लंबवत या समानांतर गति कराया जाता है। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, फीड की, या तो ये कारखंड की जो अक्ष है उसके समानांतर हम देते हैं इसमें फीड, और या तो इसकी लंबवत भी अभी गति कराते हैं। जब हम फेसिंग ऑपरेशन वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो या तो कारखंड की अक्ष के लंबवत या फिर समानांतर क्या करते हैं, उसको गति कराते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, जो कि एक कटाई औजार होता है टर्निंग ऑपरेशन में। तो टर्निंग के द्वारा हम क्या करते हैं, मुख्यतः बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अब लेथ के विभिन्न अंगों का विवरण एवं कार्य। लेथ का यदि आप बहुत सारी अपनी वर्कशॉप में आप देखेंगे तो लेथ बहुत सारी अलग अलग तरीके की दिखेंगी, लेकिन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है। उसमें लेग होती हैं, उसमें एक साइड हेड स्टोक होता है, एक साइड टेल स्टोक होता है। ये देखिए, जैसे इसकी ये मशीन थोड़ा बहुत भारी दिख रही है, इसमें कुछ अलग तरीके का अलग अलग कंपनी बनाती हैं। कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो अलग है, फॉरेन में अलग बनती हैं। तो उन अंतर देखने में थोड़ा लगेगा कि ये अलग तरह की है, ये लेथ तो अलग तरीके की है, और कई प्रकार की लेथ आती भी हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये हेड स्टोक एक होता है जहाँ पर मोटर लगी होती है, पावर जहां से दी जाती है, और उसके साथ में चक लगा होता है। और दूसरा जो सिरा होता है वो टेल स्टोक का होता है, बीच में कहलाता है कैरेज, जो कि हेड स्टोक और टेल स्टोक के बीच में स्लाइड करता है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्रॉस स्लाइड आपका हो गया, बाहर वाला हिस्सा एप्रन कहलाता है, उसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट हो गया, उसके टूल पोस्ट हो गया, टूल पोस्ट में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है। तो इस तरीके से होता है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए, दिखाने के लिए आपको था सॉरी।
तो अब इसको, ये चित्र है, आप इसको बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं, एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने उसको बनाया है, आप उसको बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन परीक्षा में चूंकि समय कम होता है तो बहुत जल्दी ब्लॉक डायग्राम हमको बना लेना चाहिए और मेन मेन पार्ट्स उसमें दिखा देने चाहिए। अब इसमें ये लेग हो गए, ये बेड हो गया, ये हेड स्टोक एक साइड, दूसरी साइड टेल स्टोक, बीच में ये आपका कैरेज है, ये इसके अलावा जो बाहर का पोर्शन निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं एप्रन। इसके अलावा लीड स्क्रू होता है, फीड रॉड होता है, जॉब, इधर ये जॉब, इसमें दोनों हेड स्टोक और टेल स्टोक के बीच में दो सेंटर्स हैं, उसके बीच में जॉब लगा हुआ है पूरी रॉड जिस पर कार्य किया जा रहा है। टूल पोस्ट होता है जिसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है। तो ये इस तरीके से इसको भी आप बना सकते हैं, या फिर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, सिंपल है। ये मान लीजिए आपने सीधे एक बेड बना दीजिए रेक्टेंगल, यहाँ दो लेग लगा दीजिए, एक लेग ये है, दूसरी लेग ये है, इतना बना। एक सिरे पे यहाँ पे हेड स्टोक एक बॉक्स बना दीजिए, हेड स्टोक लिख दीजिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, मोटर लगी होती है, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, पुली सिस्टम, गियर सिस्टम, और यहाँ पर क्या होता है, ये स्पिंडल होता है जो घूमने वाला पार्ट होता है, उसके साथ चक लगा होता है। तो जब स्पिंडल घूमेगा तो चक घूमेगा, और चक के साथ ही हम क्या करते हैं, जॉब को या कारखंड को कस देते हैं। तो वो फिर जॉब क्या है, घूर्णन गति करता है, चक घूर्णन गति करेगा तो जॉब भी घूर्णन गति करेगा। और इसी के बाद हेड स्टोक के बाद दूसरा जो सिरा आप ले लीजिए वो होता है टेल स्टोक। टेल स्टोक क्या है, कई बार जैसे दो सेंटर के बीच में मान लीजिए कोई लंबा जॉब है या बेलनाकार उत्पाद है तो उसको दो सेंटर्स के बीच में रख के घुमाया जाता है, या और भी कई सारे कार्य होते हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बीच में जो स्लाइड करने वाला पोर्शन होता है हेड स्टोक और टेल स्टोक के बीच में स्लाइड करता है उसको कहते हैं कैरेज। कैरेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया, और इसके अलावा टूल पोस्ट हो गया। टूल पोस्ट जिसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है तो वो आप दिखा सकते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन होता है जिसमें लीवर वगैरह लगे होते हैं वो एप्रन कहलाता है, बाहर की साइड निकला रहता है, ये बैट कहलाता है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट, ये सिंपल डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है डायग्राम बनाने के लिए तो हमें सरल डायग्राम बनाना चाहिए जिसमें हम उसके पार्ट्स को भी दिखा सकें। तो आप इसमें दो लेग दिखा दीजिए, एक लेग ये है, दूसरी लेग ये है, बेड दिखा दीजिए, उसके अलावा हेड स्टोक, चक, स्पिंडल ये बीच में ये लगा हुआ है जो दिख रहा है, इसमें कारखंड लगा हुआ है। दूसरा सिरा टेल स्टोक दिखा दीजिए, इसमें जो सेंटर होता है वो डेड सेंटर होता है, इसका जो सेंटर बनाया जाता है वो लाइफ सेंटर होता है। अलग से अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से लाइफ सेंटर और डेड सेंटर लगाए जाते हैं। बीच वाला हिस्सा ये पूरा कैरेज कहलाता है जो स्लाइड करता है दोनों के बीच में। बाहर का निकला हिस्सा एप्रन कहलाता है। कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट इसमें होता है, टूल पोस्ट होता है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है। तो ये सारे पार्ट्स आप दिखा सकते हैं। इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसी को मैंने थोड़ा कलरफुल बना दिया है, वही चीज़, वही दो लेग हो गई यानी दो टांगें, इसमें ये बेड हो गया, ये बाहर की तरफ निकला पोर्शन एप्रन, ये पूरा का पूरा जो आपका कहलाता है वो कहलाता है कैरेज। तो ये देखिए कंपाउंड रेस्ट है, ये देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ मैंने इसमें दिखाया है टूल पोस्ट में। इसके अलावा ये हेड स्टोक हो गया, स्पिंडल लगा है जो घूर्णन कर रहा है, चक लगा है स्पिंडल के साथ में, और चक में फिर लगा हुआ है वर्क पीस, और ये हमारा टेल स्टोक है दूसरा सिरा। तो ये देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम यहाँ पे लाएंगे वर्क पीस के समीप, और घूर्णन करते हुए वर्क पीस के समीप जब हम उसको कॉन्टैक्ट में संपर्क में लाएंगे तो धातु क्या होगी, छिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उससे चिप्स के रूप में निकलना शुरू हो जाएगी, और फिर हम वांछित आकार और आकृति का उत्पाद बना लेते हैं। तो इस चित्र को चाहे बना लीजिए, चाहे ऊपर वाले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो ये आसानी से जल्दी से बनाया जा सकता है, और इसमें लेथ के पार्ट्स भी दिखाए जा सकते हैं। अब लेथ के विभिन्न पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए लेथ, जो ऊपर हमने पार्ट्स देखे जैसे बेड है तो उसको क्या होता है, क्या कार्य होता है, इसको थोड़ा मोड़ देख लेते हैं। तो बेड क्या होता है, बेड जो होता है लेथ का सेच्छित आधार होता है। सेच्छित मतलब हॉरिजॉन्टल बेस होता है जो अन्य घटकों के लिए समर्थन यानी सपोर्ट और संरेखन यानी अलाइनमेंट प्रदान करता है। तो बेड क्या होता है, क्षैतिज आधार होता है। ऊपर आपने देखा क्षैतिज जो था, लेग के ऊपर हम बेड दिखा रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल बेस होता है जो अन्य घटकों यानी कंपोनेंट्स को सपोर्ट प्रदान करता है और अलाइनमेंट यानी संरेखन प्रदान करता है। कार्य इसका क्या होता है, मशीन की स्थिरता सुनिश्चित करता है और कैरेज और टेल स्टोक को रखता है अपने ऊपर, आपने देखा होगा।
इसके अलावा बात कर लेते हैं हेड स्टॉक की, जो कि मेन पार्ट होता है जहां मोटर लगी होती है, पावर सप्लाई होती है। तो लेथ के एक छोर पर ये स्थित होता है। हेड स्टॉक में स्पिंडल, गियर ट्रेन और वर्क पीस के घूर्णन को नियंत्रित करने के लिए अन्य घटक शामिल होते हैं। कंट्रोल पूरा लगा होता है कि स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए वो सारे मैकेनिज्म उसमें लगे होते हैं। तो लेथ के एक छोर पर स्थित होता है, हम कह सकते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में मोटर लगी होती है, स्पिंडल लगा होता है, गियर ट्रेन होता है यानी गियर चेंज करने के लिए, स्पीड चेंज करने के लिए, या पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है, और वर्क पीस के घूर्णन को नियंत्रित करने के लिए अन्य घटक भी सम्मिलित होते हैं। इसका कार्य क्या फंक्शन क्या होता है, ये वर्क पीस को घुमाने के लिए प्राथमिक शक्ति प्रदान करता है, यानी वर्क पीस जो घूर्णन करता है उसको शक्ति यहीं से मिलती है, क्योंकि पूरा पावर सोर्स मैंने आपसे बताया, मोटर वगैरह सब वहीं पर लगी होती है, पूरा ड्राइव मैकेनिज्म सब उसी में लगा होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म सब लगा होता है। तो ये घुमाने के लिए प्राथमिक शक्ति प्रदान करता है वर्क पीस को, और इसमें विभिन्न गति सेटिंग्स भी हो सकती हैं। दूसरे सिरे की बात कर लेते हैं जो टेल स्टॉक कहलाता है। हेड स्टॉक से लेथ के विपरीत छोर पर, एक सिरे पर यदि हेड स्टॉक है तो उसके विपरीत सिरे पर क्या होगा, टेल स्टॉक स्थित होता है। टेल स्टॉक बैट के साथ आगे बढ़ सकता है, हम टेल स्टॉक को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी स्लाइड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें वर्क पीस के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए एक स्पिंडल लगा होता है, जिसे डेड सेंटर कहते हैं। कार्य क्या होता है, ये टर्निंग ऑपरेशन के दौरान वर्क पीस को संरेखित करने और उसको सहारा देने में सहायता करता है। जैसे अभी ऊपर जो लेथ का एक चित्र दिखाया था, उसमें लाइफ सेंटर और डेड सेंटर के बीच में वर्क पीस को पकड़ा हुआ था, तो उसको एक लाइन में अलाइनमेंट रखता है, संरेखित रखता है, और उसको सहारा भी प्रदान करता है। तीसरा अगला है आपका चौथा कैरेज। कैरेज मैंने आपसे बताया था कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो पूरा पोर्शन होता है वो कैरेज कहलाता है। कैरेज को बेड पर लगाया जाता है और इसकी लंबाई के साथ ही आगे बढ़ सकता है, यानी हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में ये स्लाइड करता है या गति करता है। इसमें टूल पोस्ट हो गया, कटिंग टूल पोस्ट में कटिंग टूल लगा होता है, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, ये सारे कंपोनेंट इसी के होते हैं कैरेज में, जिसको हम मानते हैं। कार्य क्या होता है, कैरेज घूर्णन करते वर्क पीस के सापेक्ष कटिंग टूल को घुमाता है। कटिंग टूल को एडजस्ट करने के लिए भाई हम उसमें उसके पास ला सकते हैं, आगे पीछे उसको कर सकते हैं, ये सब किसके द्वारा, या किसी एंगल पर सेट कर सकते हैं, ये सभी कैरेज में पूरा सिस्टम होता है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, कटिंग टूल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमा लेते हैं और पदार्थ हटाने और आकार देने की प्रक्रिया को आसानी से हम उसको कर सकते हैं। क्रॉस स्लाइड क्या होती है, ये कैरेज पर लगा होता है क्रॉस स्लाइड, और ये लेथ की धुरी के लंबवत चलता है। जैसे लेथ की लंबाई ये है तो इसके लंबवत यानी आगे पीछे, जैसे हम लेथ के सामने खड़े हैं तो आगे पीछे मूवमेंट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टूल मूवमेंट के सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है, और लेथ की धुरी के लंबवत ये चलने के लिए या स्लाइड कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन कार्य क्या होता है, ये कटिंग टूल के पार्श्वीय मूवमेंट यानी लेटरल मूवमेंट जिसको कहते हैं उसको सुगम बनाता है, जिससे सटीक टर्निंग ऑपरेशन को आसानी से किया जा सकता है। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, क्रॉस स्लाइड से जुड़ा हुआ कंपाउंड रेस्ट एक कोण पर घूम सकता है। तो जब हमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को किसी कोण पर घुमाना होता है तो वो कंपाउंड रेस्ट की सहायता से हम आसानी से करते हैं। यह कटिंग टूल को रखता है और अतिरिक्त टूल मूवमेंट को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे घुमा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को एक कोण पर सेट कर सकते करके डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसका कार्य क्या है, टेपर्ड यानी टेपरित सतहों के निर्माण के लिए और कोणों की मशीनिंग की अनुमति देता है, यानी किसी एंगल पर मशीनिंग करनी होती है तो वो इसी की सहायता से किया जाता है। एप्रन मैंने बताया था कि जो कैरेज का बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन होता है उसको एप्रन कहते हैं। तो एप्रन को कैरेज के सामने लगाया जाता है और इसमें कटिंग टूल की फीड और दिशा को नियंत्रित करने के लिए तंत्र होते हैं, यानी लीवर वगैरह लगे होते हैं। कार्य इसका क्या होता है, इसमें गियर और लीवर जैसे घटक शामिल होते हैं जो टर्निंग के दौरान कैरेज और क्रॉस स्लाइड की गति को सक्षम बनाते हैं। तो ये कहलाता है एप्रन। अगला है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू लेथ बेड के समानांतर चलता है। लीड स्क्रू एक स्क्रू जैसा लगा होता है, ये बेसिकली होता है चूड़ियाँ काटने के लिए यानी थ्रेड कटिंग के लिए, ये इसका विशेष तौर से इसका यूज होता है। तो लीड स्क्रू लेथ बेड के समानांतर चलता है और कैरेज से जुड़ा होता है। यह कैरेज के स्वचालित अनुदैर्ध्य मूवमेंट की सुविधा देता है। अनुदैर्ध्य मतलब लीनियर गति की, यानी हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो गति होती है उसको स्वचालित रूप से उसको अनुमति देता है या सुविधा प्रदान करता है। कार्य इसका यह चूड़ी के निर्माण यानी थ्रेड कटिंग के लिए और कैरेज के सटीक अनुदैर्ध्य गति को सक्षम बनाता है लीड स्क्रू।
अगला है, अब टॉपिक पे हम चलते हैं, लेथ का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं लेथ के प्रकार। कई प्रकार की लेथ आती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली होती है इंजन लेथ। तो ये सामान्य प्रयोजन वाली मशीनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक स्टैंडर्ड या मानक खराद होती है, बहुतायत से प्रयोग की जाती है। ये स्पेसिफिकेशन की बात करें विशेष तो विभिन्न आकारों, बेड की लंबाई और हॉर्स पावर क्षमता में ये मार्केट में उपलब्ध होती है। सॉरी। अब अगला है स्पीड लेथ आती है। स्पीड लेथ नाम से पता चल रहा है कि जहाँ हाई स्पीड से वर्क पीस को घुमाना हो या बहुत स्पीड से गति कराना हो तो वहाँ स्पीड लेथ का यूज किया जाता है। तो ये उच्च गति वाले कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है और अक्सर हल्के फुल्के काम के लिए, मतलब लाइट वर्क पीसेस को इसमें लगा करके हम काम करते हैं। विशिष्टियाँ इसकी क्या होती हैं? आमतौर पर छोटे आकार के साथ उच्च स्पिंडल गति। आकार भले ही छोटा होता है क्योंकि छोटे वर्क पीस के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन स्पिंडल की गति बहुत हाई होती है, उच्च गति से वो घूर्णन गति कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं स्पीड लेथ या गति लेथ। टूल रूम लेथ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टूल रूम्स जो होते हैं उनमें ये स्पेशल लेथ मशीन्स होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो उपकरण और डाई निर्माण या प्रोटोटाइप निर्माण के लिए ये सटीक खराद होती हैं जो कि टूल रूम में स्थापित की जाती हैं। इनका मुख्य काम होता है उपकरण और डाइयों का निर्माण करना। विशिष्टियाँ इसकी विशेष खास बात, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एक तो टाइट टॉलरेंस यानी तंग सहनशीलता, सटीकता हमको, और बहुमुखी प्रतिभा की इसमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। चौथा है टरेट लेथ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें एक टरेट होता है। टरेट में अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। एक उपकरण धारक यंत्र होता है, हम इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कटाई औजारों को हम रख सकते हैं, उनको पकड़ सकता है और उसमें घुमाने की सुविधा होती है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम टरेट को घुमा करके वांछित टूल को हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक टरेट से सुसज्जित होता है, यानी इसमें लेथ ऐसी होती हैं जो टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ दोनों में टरेट का इस्तेमाल होता है। टरेट एक जो हो तो बहुत सारे कटाई औजारों को धारण करने वाला उपकरण है। तो ये एक टरेट से सुसज्जित है जिसमें कई कटिंग टूल होते हैं जो त्वरित टूल परिवर्तन को सक्षम बनाते हैं। आगे हम देखेंगे, लास्ट में चित्र बना करके हमने टरेट और कैप्स्टन लेथ को समझाया है, तो आप लोग उससे क्लियर हो जाएगा। और तो ये दोहराव वाले कार्यों के साथ बृहद उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है। कैप्स्टन लेथ भी वही टरेट की तरह ही है, इसमें भी एक टरेट का यूज होता है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होता है जिनको हम लास्ट में चित्र के द्वारा और टेबल के द्वारा समझेंगे। तो टरेट लेथ के समान ये होता है, लेकिन टरेट की तुलना में थोड़ा लाइट वेट होती है, हम कह सकते हैं, छोटे बेड और एक अलग टूल होल्डिंग व्यवस्था के साथ। इसमें भी टरेट होता है, लेकिन टरेट कई बार इसमें दूसरे तरह का इस्तेमाल किया जाता है एक अलग व्यवस्था के साथ, वो हम आगे देखेंगे। इसमें क्या है, छोटे से मध्यम आकार के बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। यानी टरेट लेथ की तुलना में कैप्स्टन लेथ थोड़ा सा लाइट वेट होती है, यह हल्की लेथ मशीन होती है, लेकिन लगभग उसी तरीके की होती हैं। दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। दोनों में टरेट का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ विशेष प्रयोजन मशीनें भी होती हैं लेथ मशीन, स्पेशल पर्पज लेथ, जैसे ज़रूरत के हिसाब से इंडस्ट्री में आवश्यक उसमें संशोधन करके भी लेथ मशीन बनवा करके इस्तेमाल की जाती हैं इंडस्ट्री में। तो विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए या विशिष्ट उद्योगों के लिए डिजाइन किए गई या अनुकूलित खराद होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, तो इनको कहते हैं स्पेशल पर्पज लेथ। इनकी विशिष्टियाँ क्या होती हैं? विशिष्ट मशीनिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको तैयार किया जाता है। सीएनसी लेथ आती है, वही लेथ को जब हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम से जोड़ देते हैं, यानी प्रोग्रामिंग कर दें, और प्रोग्रामिंग करने के बाद हम उसमें जॉब कारखंड को लगा करके सब पूरा सिस्टम बंद कर दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक अपना जो भी ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन हो जाकर के मशीन अपने आप रुक जाती है। तो इस तरीके से स्वचालित हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक लेथ होती है। तो ये स्वचालित और सटीक ये मशीनिंग के लिए कंप्यूटर संख्यात्मक यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा नियंत्रित होती है। प्रोग्रामेबल होती है, सीधे प्रोग्राम के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। ऑटोमेटिक ये लेथ होती हैं। तो प्रोग्रामेबिलिटी होती है, उच्च सटीकता और विभिन्न स्वचालित सुविधाओं से युक्त। आजकल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सब में ये मैनुअल लेथ जो हमने ऊपर सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी, उनमें काम ना होकर के सब में आजकल सीएनसी लेथ का ही प्रयोग हो रहा है। जो भी बृहद उत्पादन के कार्य हो रहे हैं या आधुनिक जो समय मशीनिंग का उत्पादन का जो समय है वो सीएनसी मशीनों का है। तो सीएनसी लेथ का प्रयोग बहुतायत से आजकल इंडस्ट्री में किया जा रहा है। छोटे मोटे कार्यों में, दुकानों में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जॉब बनाना होता है, तो उसमें अभी भी मैनुअल जो लेथ हैं उनका प्रयोग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी तरीके का होता है, बस बहुत सारे सिस्टम उसमें चेंज हो जाते हैं।
अगला लेथ की विशेषताएं या लेथ के विनिर्देश हम कह सकते हैं, लेथ स्पेसिफिकेशंस। तो लेथ हम जानते हैं कि एक बहुमुखी मशीन टूल्स हैं और इनको पदार्थ को आकार देने काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनके स्पेसिफिकेशंस मतलब जैसे बाजार में हम खरीदने जाएं तो कौन कौन सी विशिष्टियां हैं या विनिर्देश हैं जिनके आधार पर हम इसको ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं इसकी आती हैं। जैसे कुछ सामान्य विनिर्देश में पहला आता है स्विंग व्यास, स्विंग डायमीटर होता है लेथ पर घूमने वाले वर्क पीस का अधिकतम व्यास, यानी हमारी ज़रूरत कितनी है, हम कितना अधिकतम व्यास उस पर टर्न कराना चाहते हैं या घुमाना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई स्विंग डायमीटर इतना होना चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ लिखी जाती है कि स्विंग डायमीटर इतना है। स्विंग डायमीटर मतलब लेथ पर घूमने वाले वर्क पीस का अधिकतम व्यास। दूसरा है बेड लंबाई। बेड लंबाई का मतलब है कि लेथ के जो बेड है, आपको मैंने ऊपर चित्र में दिखाया था, उसके बेड की लंबाई यह दर्शाता है कि ये किस आकार के वर्क पीस को समायोजित कर सकता है। बेड की लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबे वर्क पीस इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अगर बेड की लंबाई कम है तो छोटे वर्क पीस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बेड लंबाई से पता चलता है कि मशीन कितनी बड़ी है, लेथ। तीसरा स्पिंडल बोर। स्पिंडल आप घूर्णन करने वाला पार्ट होता है जिसमें चक लगा होता है। तो स्पिंडल के माध्यम से छेद का व्यास जो अधिकतम बार स्टॉक आकार निर्धारित करता है कि कितना बड़ा, भाई उसी जितना स्पिंडल बोर होगा उसी हिसाब से उतना बड़ा चक लगाया जा सकता है और उतना ही बड़ा क्या कर सकते हैं हम जॉब उसमें बना सकते हैं या कारखंड उसमें हम लगा सकते हैं। स्पिंडल की गति क्या है, कम है, मीडियम है, ज़्यादा उच्च गति है। तो विभिन्न मशीनिंग कार्यों के लिए परिवर्तनीय गति कैसी है। हॉर्स पावर, जो लेथ में जो मोटर लगी होती है उसकी शक्ति को पूछ रहा है, हॉर्स पावर में या उसमें किसमें जो आजकल इलेक्ट्रिकल मोटर आ रही हैं उनकी हॉर्स पावर क्या है। तो उसको लेथ की मोटर की शक्ति को बता रहा है जो विभिन्न काटने की क्षमताओं को प्रभावित करती है। चक आकार, चक किस तरीके का है, वर्क पीस को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले चक का व्यास है, कितने व्यास तक का चक इसमें इस्तेमाल हो सकता है या किस प्रकार के चक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसमें दिया जाता है। टूल रेस्ट होता है वर्क पीस को आकार देने के लिए कटिंग टूल को ये सपोर्ट करता है, टूल रेस्ट। और टेल स्टोक बताया एक किनारे पर स्थित होता है जो हेड स्टोक के दूसरे साइड, तो वर्क पीस के दूसरे छोर को सहारा देने वाला भाग टेल स्टोक कहलाता है। फीड रेट क्या है, कटिंग टूल वर्क पीस के साथ कितनी तेजी से चल सकता है, फीड रेट इसका क्या हो सकता है। इसके अलावा थ्रेड कटिंग की सुविधा है कि नहीं, यह निर्दिष्ट करता है या बताता है कि क्या लेथ चूड़ी काट सकता है और यह किस प्रकार की चूड़ियाँ काटता है, ये भी उसमें स्पेसिफाई किया जाता है। सटीकता, उसकी लेथ की एक्यूरेसी या सटीकता कैसी है, लेथ की मशीनिंग के सहनशीलता स्तर और सटीकता को दर्शाता है। और नियंत्रण प्रणाली कैसी है, मैनुअल है कि सीएनसी है या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल या दोनों का कॉम्बिनेशन या संयोजन है, ये कंट्रोल सिस्टम किस तरह का यूज हुआ है, ये भी विशिष्टियों में या फिर विनिर्देशों में बताया जाता है। तो विनिर्देशों में क्या क्या चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन चीज़ें जो विनिर्देशों या विशिष्टियों में आती हैं, जैसे स्विंग डायमीटर यानी स्विंग व्यास, बेड की लंबाई, स्पिंडल बोर, स्पिंडल की गति, हॉर्स पावर, चक आकार, टूल रेस्ट, टेल स्टोक, फीड रेट, थ्रेड कटिंग और सटीकता, और सबसे लास्ट में नियंत्रण प्रणाली यानी कि कंट्रोल सिस्टम। अब लेथ में ड्राइव और ट्रांसमिशन सिस्टम, वही जो अभी हेड स्टोक में हम ड्राइव और ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो लेथ में स्पिंडल के घूर्णन और कटिंग टूल की गति को नियंत्रित करने के लिए ड्राइव और ट्रांसमिशन सिस्टम आवश्यक हैं। भाई ड्राइव और ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें स्पिंडल घूम रहा है जिसमें चक लगा है और चक में क्या लगा है, कारखंड, तो कारखंड घूर्णन कर रहा है। तो उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए, कटिंग टूल की गति को नियंत्रित करने के लिए ड्राइव और ट्रांसमिशन सिस्टम आवश्यक हैं। तो कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो होता है बेल्ट ड्राइव। कई मशीनें ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ वर्कशॉप में रखी हैं, तो उसमें ऊपर से ही बेल्ट ड्राइव दिख जाता है कि ये पुली एंड बेल्ट ड्राइव के द्वारा क्या हो रही है, पावर ट्रांसमिट हो रही है। उसमें स्पीड चेंज जो कर रहे हैं हम, उसके द्वारा अलग अलग कौन पुलीज इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप खुद बाहर से ही कई बार दिख जाती हैं। कई जगह क्या होता है, कवर्ड होता है, उसके अंदर लगी रहती हैं। तो ये कई लेथ में आम है, बहुत बेल्ट ड्राइव बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। मोटर से स्पिंडल में शक्ति स्थानांतरित करने के लिए पुली और बेल्ट की एक प्रणाली है जिसे बेल्ट ड्राइव कहा जाता है। विभिन्न पुली विन्यास परिवर्तनीय गति सेटिंग की अनुमति देते हैं। बहुत सारी पुलीज होती हैं, आप देखिए तो बेल्ट उनको चेंज करके हम स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं।
दूसरा होता है गियर ड्राइव। कुछ में क्या आजकल आ रहा है, गियर ड्राइव, यानी उसमें गति को नियंत्रित या शक्ति पारेषण के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके द्वारा ही स्पीड कंट्रोल किया जाता है। तो शक्ति संचारित करने के लिए गियर का उपयोग करता है। फिक्स्ड गति अनुपात प्रदान करता है और गति को बदलने में अक्सर गियर बदलना शामिल होता है। तो गियर हम चेंज करके गति को परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा, आजकल कुछ आधुनिक मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल स्पीड ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। कुछ आधुनिक लेथ परिवर्तनीय गति नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी उपयोग करती हैं। और चौथा है डायरेक्ट ड्राइव। ये मोटर को सीधे स्पिंडल से जोड़ता है। कुशल लेकिन अन्य प्रणालियों की तुलना में गति परिवर्तनशीलता को सीमित कर सकता है। यानी जोड़ तो सकते हैं हम मोटर को सीधे स्पिंडल से, लेकिन उसमें गति परिवर्तनशीलता को सीमित कर देता है। हम उसमें गति परिवर्तन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब क्लच और ब्रेक सिस्टम भी होता है। ब्रेक का तो पता चल रहा है कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, धीमा करने के लिए ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे गाड़ियों में होता है जो क्लच और ब्रेक का सिस्टम होता है, उसी तरीके से होता है। क्लच क्या होता है, ट्रांसमिशन को पावर स्रोत से जोड़ता है या हटाता है इंगेज और डिसंगेज करने के लिए ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट को। और ब्रेक स्पिंडल के घुमाव को धीमा करता है या रोक देता है। थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म मतलब चूड़ी काटने की यंत्रावली। इसमें कुछ लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए विशिष्ट तंत्र होते हैं जिनमें लेड स्क्रू और चेंज गियर शामिल होते हैं। पावर ट्रांसमिशन दक्षता, ड्राइव सिस्टम की दक्षता समग्र प्रदर्शन और ऊर्जा खपत को प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। तो पावर ट्रांसमिशन दक्ष होना चाहिए, यानी इफिशियंट होना चाहिए। मोटर प्रकार, किस प्रकार का मोटर इस्तेमाल किया जा रहा है, डीसी मोटर का इस्तेमाल हो रहा है या एसी मोटर का, सबके अपने फ़ायदे नुकसान हैं और उसी हिसाब से हम उनका प्रयोग करते हैं डिफरेंट जो लेथ मशीन आती हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक। तो हमने इसमें बात किया कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है और जो आपका ड्राइव सिस्टम होता है लेथ मशीन में, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो लेथ में ड्राइव और ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने देखा बेल्ट ड्राइव बहुतायत से प्रयोग होता है, गियर ड्राइव भी बहुतायत से प्रयोग होता है। कुछ मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल स्पीड ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जा रहा है। डायरेक्ट ड्राइव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लच और ब्रेक सिस्टम होता है। थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म होता है। पावर ट्रांसमिशन की दक्षता समग्र प्रदर्शन को चूंकि प्रदर्शित करती है, ऊर्जा खपत को प्रभावित करती है, तो ये दक्षता उच्च होनी चाहिए। मोटर का प्रकार किस तरह का हम इस्तेमाल, एसी मोटर्स भी आते हैं, डीसी मोटर्स द्वारा भी संचालित हो सकते हैं। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो अनुप्रयोग और नियंत्रण आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। जैसी ज़रूरत होती है या एप्लीकेशन जैसा होता है अनुप्रयोग, उसी हिसाब से मोटर भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगला है लेथ में वर्क होल्डिंग उपकरण, यानी कार को पकड़कर रखने वाली युक्तियाँ। यानी लेथ में कारखंड को किस प्रकार से हम होल्ड करा सकते हैं या पकड़ करके अपना कार कर सकते हैं या जॉब बना सकते हैं, इसके बारे में। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मानी कारखंड को पकड़कर रखने वाली युक्तियाँ, और उसी हिसाब से हम जॉब तैयार करते हैं। तो बहुत सारी युक्तियाँ तैयार इसमें उपयोग की जाती हैं लेथ में कारखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए। तो एक सबसे कॉमन है, सभी ने देखा होगा, वर्कशॉप सभी गए होंगे, लेथ मशीन सभी वर्कशॉप में है, चाहे कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, पॉलीटेक्निक का, सभी जगह वर्कशॉप होती है, उसमें लेथ जरूर होती है। तीन जो चक यानी थ्री जो चक, नाम से पता चल रहा है कि तीन जबड़े वाला चक होता है। देखिए एक जबड़ा ये है, दूसरा जबड़ा ये, तीसरा जबड़े, तो थ्री जो चक। इसकी खास बात ये क्या होती है, इसमें की होता है, एक को घुमाते हैं तो तीनों एक साथ एडजस्ट होते हैं, तो इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। जो थ्री जो चक या तीन जबड़े वाला चक होता है उसको क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक, क्योंकि इसको की से हम एक कसेंगे तो तीनों जबड़े एक साथ ही खुलते या बंद होते हैं, यानी स्वयं को अपने को स्वयं सेंटर कर लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्वकेंद्रित चक। तो ये तीन जबड़े वाला स्वकेंद्रित चक है, बेलनाकार वर्कपीस को पकड़ता है और सममित भागों को पकड़ने के लिए त्वरित और सुविधाजनक होता है। यानी सममित पार्ट्स जो होते हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट्स होते हैं, वो पकड़ने के लिए थ्री जो चक का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से होता है फोर जो चक, तो इसमें तीन जबड़ों के स्थान पर चार जबड़े होते हैं, चार जौ होते हैं, नाम से पता चल रहा है फोर जो चक यानी चार जबड़े। तो ये देखिए एक जबड़ा, दो जबड़ा, तीन जबड़ा, चार जबड़ा। तो ये लेकिन ये चारों जबड़े होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब एक जबड़ा ये आपको अलग एडजस्ट करना पड़ेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो कोई अगर अलग तरह का कोई सम्मित नहीं है कोई मान लीजिए उत्पाद, तो उसको हम इसको आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं। तो इसमें चार स्वतंत्र रूप से समायोज्य जबड़े के साथ ये उपलब्ध होता है। अनियमित आकार है या गैर सम्मित वर्कपीस या कारखंड है, उसको पकड़ने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
तीसरे होते हैं कोलेट्स होते हैं। इस तरीके से ये एक्चुअल ये आपका व्यू है जो आप देख पा रहे हैं, और ये इसका ये 2D व्यू है जो आप परीक्षा में बना सकते हैं यदि आता है। कोलेट में क्या होता है, आमतौर पर गोल वर्क पीस को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत आसानी से हम जो रॉड है आसानी से इसमें पकड़ा सकते हैं। इसमें उच्च परिशुद्धता और संकेंद्रण प्रदान करता है, बिल्कुल स्थिर तरीके से या संकेंद्रित तरीके से उसको पकड़ के रखता है, जिससे हाई प्रिसीजन या हाई एक्यूरेसी हमको प्राप्त होती है। विभिन्न वर्कपीस व्यास के लिए विभिन्न आकारों में ये उपलब्ध होते हैं मार्केट में। जिस आकार के ये साइज के हमको बनाने होते हैं, कारखंड जो इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से हम कोलेट भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग आकारों में मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एक होती है फेस प्लेट, ये बहुतायत से यूज होती है। एक फ्लैट ये चकती होती है गोलाकार, आप देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे खांचे बने होते हैं। ये आप देखिए, इसको कहते हैं फेस प्लेट। तो ये एक्चुअल व्यू है, ये नीचे वाला ये आपका फेस प्लेट का जो व्यू है वो आपको बनाने के लिए कि एक वृत्त बना लीजिए, बहुत सारे खांचे काट दीजिए, उसको कहते हैं फेस प्लेट। तो फेस प्लेट क्या है, स्पिंडल पर लगा एक बड़ा सपाट गोलाकार प्लेट होती है। नाम से ही पता है, फेस प्लेट मतलब एक बहुत बड़ी प्लेट होती है, गोलाकार या वृत्ताकार प्लेट होती है, बड़ी और सपाट होती है, और उसमें बहुत सारे खांचे कटे होते हैं। तो बड़े और भारी वर्कपीस को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जो चक में अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं। चक में एक लिमिटेशन है कि भाई इतना ही साइज का हम उसमें वर्कपीस कर सकते हैं या बेलनाकार उत्पाद ही फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और बड़ा वर्कपीस है जो उसमें चक में नहीं पकड़ा जा सकता है, तो उसको फेस प्लेट में पकड़ाया जाता है या होल्ड कराया जाता है। तो ये बड़े और भारी वर्कपीस को पकड़ने के लिए फेस प्लेट बहुत उपयोगी होती है। अगले मैंड्रिल्स भी आते हैं। मैंड्रिल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें प्लेन मैंड्रिल दिखाया गया है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बोर के माध्यम से आंतरिक रूप से वर्कपीस का सपोर्ट करता है या उसको सहारा देता है। तो ट्यूबलर या खोखले भागों पर मशीनिंग कार्यों के लिए आदर्श है। तो जैसे खोखले या ट्यूबलर पार्ट्स पर हमको मशीनिंग करना है, तो उसके लिए प्लेन मैंड्रिल या मैंड्रिल का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। ये एक्चुअल भी हो ऊपर वाला, ये नीचे वाला आपको बनाने के लिए है यदि परीक्षा में आ जाता है। स्टेडी रेस्ट, नाम से पता चल रहा है स्टेडी रेस्ट। ये आप देखिए, इसमें ये देखिए, ये जो जबड़े लगे होते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, और उनके बीच में ये देखिए, ये 1 2 3 ये एडजस्टेबल होते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बीच में कारखंड को देखिए वर्क है, इसको हम इस तरीके से ग्रिप कराते हैं। यहाँ पर हिंज्ड जॉइंट यहाँ पे लगे होते हैं, ये कहलाता है स्टेडी रेस्ट। तो ये स्टेडी रेस्ट लंबे और पतले वर्कपीस के विचलन को रोकने के लिए ये सपोर्ट करता है। इसमें समायोज्य जबड़े होते हैं जो वर्कपीस से संपर्क करते हैं। समायोजन एडजस्टेबल जो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। आसानी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कस सकते हैं, और इसके बीच में वर्कपीस को क्या है, हम इसमें समायोज्य एडजस्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं स्टेडी रेस्ट। तो ये लंबे और पतले जो वर्कपीस होते हैं उसके विचलन को रोकने के लिए सपोर्ट करता है। यानी स्टेडी रेस्ट लगा करके, मान ली लंबा वर्कपीस चक में लगा है लेकिन इधर उधर ना होने पाए, डेविएट ना होने पाए, तो इसको सपोर्ट देने के लिए स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो समायोज्य जबड़े होते हैं और उसी से ये वर्कपीस संपर्क में रह करके स्थिर रहता है, एक तरह से कहना चाहिए। फॉलो रेस्ट भी इसी प्रकार का होता है। कुछ कुछ देखने में अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉलो रेस्ट है, तो ये कारखंड को ये सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से ये दिखता है फॉलोवर रेस्ट। ये देखिए, मान लीजिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस पर कार करना है, तो एक जो ऊपर इधर होता है, एक इधर लगा होता है। तो कुछ कुछ इस तरीके से देखने में लगता है ये आपका कारखंड है। तो ये फॉलोवर रेस्ट एक स्टेडी रेस्ट के समान लेकिन कैरेज पर लगाया जाता है। इसको कहाँ पर, कैरेज में लगा करके कारखंड को सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये कंपन को रोकने के लिए लंबे और पतले शाफ्ट को मोड़ते समय उपयोग किया जाता है। तो ये कंपन को रोकता है, सपोर्ट प्रदान करता है। तो लंबे और जो पतले शाफ्ट हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगला होता है केंद्र, जो सेंटर्स की जो हमने बात की थी, एक डेड सेंटर होता है, एक लाइफ सेंटर होता है। तो लाइफ सेंटर जैसे जो हेड स्टोक में लगाया जाता है, तो और जो डेड सेंटर होता है जो टेल स्टोक में लगाया जाता है। डेड और लाइफ सेंटर क्यों करें, लाइफ सेंटर मतलब जो हेड स्टोक में लगा है वहाँ पर पावर मिल रही, मोटर लगी हुई है, वहाँ पर स्पीड मिल रही है। और जो डेड सेंटर होता है वहाँ कोई पावर या स्पीड नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं डेड सेंटर। तो लाइफ सेंटर जो हेड स्टोक की साइड लगा होता है, और डेड सेंटर होता है जो टेल स्टोक की साइड लगा होते हैं। तो दोनों सेंटर्स के बीच में मान लीजिए कोई बेलनाकार उत्पाद है, उसको सेंटर करने के लिए, कसने के लिए, लगाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर्स का प्रयोग किया जाता है।
तो ये डेड सेंटर क्या होता है, वर्क पीस को समर्थन देने के लिए एक निश्चित बिंदु होता है जो कहाँ पे लगा होता है, दूसरे साइड यानी कि टेल स्टोक की साइड। और लाइफ सेंटर कहाँ होता है, ये वर्क पीस के साथ घूमते हैं और घर्षण को कम करते हुए लुब्रिकेटेड होते हैं। ये लाइफ सेंटर कहाँ होता है, ये हेड स्टोक की साइड होता है। एक और चक इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको कहते हैं मैग्नेटिक चक या चुंबकीय चक। जैसा नाम से पता चल रहा है तो इसमें मैग्नेट्स का यूज करके कारखंड को पकड़ कर रखा जाता है। तो हल्के जो वर्क पीसेस होते हैं, लाइट जो वर्क पीसेस होते हैं, उनको ये मैग्नेटिक चक में हम पकड़ा करके या चिपका करके हम अपना जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। ये जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर इस तरीके से मैग्नेट्स लगी होती है इसकी बॉडी के अंदर। तो मैग्नेट्स के द्वारा क्या होता है, कारखंड इसमें जो लौह इस तरीके के पदार्थ होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और इसमें आसानी से हम कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत भारी वर्क पीस और नहीं इसमें इस्तेमाल करते हैं, छोटे वर्क पीसेस के लिए ये सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक चक। अगला है लेथ के टूल्स, इसके पैरामीटर्स, नोमेनक्लेचर एंड एप्लीकेशंस। तो ये लेथ में आपको बताया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिसमें एकल जो एज यानी सिंगल एज होती है। इसके अलावा टूल के नोमेनक्लेचर में ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में हम जो पहला चैप्टर था उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। टूल सिग्नेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, जैसे ये रेक एंगल होता है, साइड रेक एंगल होता है, और इसके अलावा एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, बैक रैक एंगल, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे। फेस क्या होती है और फ्लैंक क्या होती है, नोज रेडियस क्या होती है, टूल सिग्नेचर क्या होते हैं। तो यही सारा आपको डिटेल उसमें पढ़ना है। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 1 में मैंने पूरा डिटेल में आपको टूल सिग्नेचर से लेकर के हर चीज़ आपको बताई है, डिफरेंट आपके व्यूज़ बताए हैं। ये देखिए जो लेथ में इस्तेमाल होने वाले टूल हैं, डिफरेंट कई सारे आजकल तमाम तरीके की आकृति के, और जिसमें जो थ्रो अवे इंसर्ट का इस्तेमाल करके और तमाम तरीके के आते हैं जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग साइज और शेप के आते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कारखंड है, जैसी मशीन है, जैसी आवश्यकता है, उसी हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पूरा नोमेनक्लेचर है जिसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, नोज रेडियस, और ये जो पकड़ने वाला हिस्सा है आपका फेस है, वो सारा का सारा इसमें दिखाई देता है। यही सारा इसका नोमेनक्लेचर है। तो इसमें आप लेथ ऑपरेशंस में बहुत सारे लेथ में जो ऑपरेशंस करते हैं जैसे प्लेन एंड स्टेप टर्निंग, फेसिंग, पार्टिंग ऑफ, ये सारा क्या है, देखिए लेथ में दोनों तरीके के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के आप मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। टर्निंग ऑपरेशन एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरह से मूव करता है, ये फेसिंग ऑपरेशन है। ग्रूविंग मतलब खांचा काटने के लिए, फॉर्मिंग मतलब कोई विशेष शेप बनाने के लिए, तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का शेप है वो बदल जाता है फॉर्म। इसी तरह थ्रेडिंग यानी चूड़ी काटने के लिए वाई चूड़ी भी, आंतरिक चूड़ी भी काट सकते हैं। तो ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से। तो आइए उनमें से कुछ एक अलग से देख लेते हैं लेथ ऑपरेशंस में। जैसे प्लेन टर्निंग होती है, प्लेन टर्निंग ये 3D आपको एक्चुअल दिखा रहे हैं, यानी प्लेन टर्निंग को स्ट्रेट टर्निंग भी हम कह सकते हैं, यानी सीधा व्यास को जो है तो कम करना। तो इसमें आप देखिए टर्निंग का अगर हम बात करें, ये इस तरीके से ये क्या करता है, कारखंड आपका रोटेट हो रहा है और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक सिरे से दूसरे साइड हम क्या करते हैं, फीड देते हुए आगे बढ़ाते चलते हैं और धातु छिलती जाती है और क्या होता है, स्ट्रेट टर्निंग हो जाती है, यानी व्यास सीधे कम हो जाता है। तो एक इसको स्ट्रेट टर्निंग या प्लेन टर्निंग किसको कहते हैं, एक चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए बेलनाकार वर्कपीस के व्यास को कम करना। सीधा कॉन्सेप्ट है कि बेलनाकार वर्कपीस के व्यास को कम करने के लिए हम स्ट्रेट टर्निंग करते हैं या प्लेन टर्निंग करते हैं। तो इसमें टूल कौन सा यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दूसरा स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग का मतलब बहुत सारे स्टेप बनाना, जैसे एक स्टेप ये बन गया, एक इस तरीके से बना दिया, एक इस तरीके से, तो कई सारे स्टेप्स मतलब अलग अलग व्यास के कई सारे चरण बनाना, वो कहलाता है स्टेप टर्निंग। तो स्टेप एक वर्कपीस पर विभिन्न व्यास के चरण बनाना कहलाता है स्टेप टर्निंग। इसमें क्रमिक गहराई समायोजन क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा ही हम क्या करते हैं, विभिन्न व्यास के चरण बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेप टर्निंग। तीसरा होता है फेसिंग। फेसिंग को आप समझ लीजिए, फेसिंग का यूज किया जाता है जो कारखंड होता है उसकी लंबाई को कम करने के लिए। तो फेसिंग में देखिए टूल कैसे मूव कर रहा है, ये देखिए ये तो कारखंड घूर्णन कर रहा है, तो टूल देखिए इसकी जो अक्ष है कारखंड की उसके लंबवत गति कर रहा है, यानी फीड दे रहे हैं, यानी इस तरीके से, यानी कि किनारे पर जो सपाट सतह का निर्माण करने के लिए ये फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो कारखंड की लंबाई को ये क्या करता है, कम करता है।
सॉरी। तो ये क्या है, एक वर्क पीस के अंत में एक सपाट सतह बनाने के लिए फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो कारखंड है उसकी लंबाई को कम करने के लिए फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें फेसिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है, वही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह ही होता है। फेसिंग टूल कहते हैं, जो मेन ऑपरेशन फेसिंग करना होता है। पार्टिंग ऑफ मतलब होता है टुकड़े कर देना, मतलब पार्ट में काट देना उसको कहते हैं। तो मुख्य स्टॉप से अलग करने के लिए वर्क पीस को काटना वो कहलाता है पार्टिंग ऑफ। तो इसके लिए पार्टिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से टेपर टर्निंग, टेपर मतलब होता है टेपरित करना, कोई साफ्ट है या कोई हमारा जो कारखंड है बेलनाकार, उसको टेपरित करना, यानी कम व्यास से धीरे धीरे अधिक व्यास की तरफ बढ़ते जाना। जैसे यहाँ देखिए ये व्यास कम है और धीरे धीरे व्यास क्रमिक रूप से बढ़ता जा रहा है, या यहाँ से कहें तो यहाँ व्यास ज़्यादा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसको कहते हैं टेपरित। तो टेपर करना, तो एक पतला आकार बनाने के लिए व्यास में क्रमिक कमी या वृद्धि, यानी व्यास में क्रमिक रूप से कमी करते जाना, यानी एक सिरे से दूसरे साइड, या क्रमिक रूप से व्यास में वृद्धि करना, ये कहलाता है टेपर टर्निंग। तो इसके लिए कोणीय समायोजन के लिए कंपाउंड रेस्ट होता है, वही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा ही हम इसमें करते हैं, लेकिन उसमें एंगल पर सेट किया जाता है। तो वो कैसे कोणीय समायोजन कैसे कहते हैं, कंपाउंड रेस्ट में वो व्यवस्था होती है, एंगल पर सेट करके हम टेपर टर्निंग करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन, इस लेथ मशीन में ड्रिलिंग ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ड्रिलिंग के लिए वर्क पीस, ड्रिलिंग ऑपरेशन कहलाता है वर्क पीस में छेद बनाना। तो इसके लिए टेल स्टोक में ड्रिल बिट लगा होता है, उसको ला करके हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर देते हैं। रीमिंग ऑपरेशन इसी तरीके से ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग सब हम कर सकते हैं। रीमिंग होता है पहले से ड्रिल किए गए छेद का सतह परिष्करण करना और उसको आकार देना। टेल स्टोक में रीमर लगा होता है, उसके द्वारा रीमिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, पहले से बना हुआ छेद है उसको और बड़ा करना है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करके उसके छेद को और उसके व्यास को और बड़ा हम कर सकते हैं, यानी कि आंतरिक व्यास में वृद्धि करना। और इसमें बोरिंग बार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसमें अटैचमेंट लगा करके हम लेथ मशीन में ये ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। तो इस तरीके से देखिए हम चूड़ी काट सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करके, या थ्रेडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स आते हैं उनके द्वारा हम चूड़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए वर्क पीस के बाहरी या आंतरिक सतह पर चूड़ी काटना कहलाता है थ्रेडिंग ऑपरेशन। इसमें थ्रेड कटिंग टूल आता है, या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा ही हम कह सकते हैं, विशेष शेप होता है उसके द्वारा ही थ्रेड्स या चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है, पकड़ने के लिए इस प्रकार की उभरी हुई ये विशेष ये पैटर्न बनाया जाता है, इसको कहते हैं नर्लिंग। तो इसके लिए नर्लिंग टूल आता है, जैसे ये आपका वर्क पीस कारखंड तेजी से घूम रहा है, नर्लिंग रोल होता है टूल, उसको इसके अगेंस्ट में हम जब प्रेस करते हैं तो सतह पर उभरी हुई इस तरीके का पैटर्न बन जाता है। तो कहीं पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए हम इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं उभरे हुए, इस तरीके के ये होते हैं नर्लिंग टूल। ये रोटेट होते हैं, घूमते हैं, तो उसको अगेंस्ट में हम कारखंड के घूमते हुआ जो कारखंड होता है उसके अगेंस्ट में प्रेस करते हैं तो उसकी सतह पर ये उभरे हुए पैटर्न बन जाते हैं। तो ये बेहतर पकड़ के लिए वर्क पीस की सतह पर एक उभरा हुआ पैटर्न बनाना क्या कहलाता है, नर्लिंग ऑपरेशन। तो इसके लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, नर्लिंग टूल का, जो कि ऊपर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। फॉर्म टर्निंग, फॉर्म रहता है कि स्पेशल शेप बनाना, कोई फॉर्म मतलब कोई उसमें शेप, पहले जो सबसे ऊपर चित्र बताया था उसमें बताया था फॉर्म टर्निंग के लिए। तो फॉर्म मतलब जटिल आकृतियाँ कोई काटना बनाना, तो उसी हिसाब से टूल में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो वर्क पीस पर जटिल आकृतियाँ बनाना, ये कस्टम आकार के कटिंग टूल होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इनके फॉर्म जो होता है आकृति चेंज हो जाती है। स्पिनिंग होता है शीट मेटल को बेलनाकार आकार में बनाना, अक्सर खोखले हिस्से बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके लिए फॉर्मिंग टूल्स और रोलर्स का उपयोग किया जाता है स्पिनिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये सारे विभिन्न ऑपरेशंस थे जो हम लेथ मशीन में कर सकते हैं। आपने चित्र से सबको देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लेथ में अब ये कटिंग पैरामीटर्स में आता है। कटिंग स्पीड, इसको कैपिटल वी या एस से प्रदर्शित करते हैं। कटिंग स्पीड जैसे नाम से पता चल रहा है वह गति जिस पर कटिंग टूल वर्क पीस के सापेक्ष चलता है, यानी कितने तेजी से कटिंग टूल मूव कर रहा है या गति कर रहा है, उसी को कहते हैं कटिंग स्पीड। तो वह गति जिस पर कटिंग टूल वर्क पीस के सापेक्ष चलता है या गति करता है, इसको मीटर प्रति मिनट या फीट प्रति मिनट में मापा जाता है। जनरली मीटर प्रति मिनट में ही नापते हैं। ये इसका सूत्र होता है, कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट में। पाई कांस्टेंट है, डी आपका है कारखंड का व्यास है, और एन जो है वो आरपीएम है किसका, कारखंड जिससे घूम रहा है, यानी स्पिंडल का आरपीएम कह सकते हैं या कारखंड का आरपीएम कह लीजिए, रिवोल्यूशंस पर मिनट यानी चक्र प्रति मिनट में एन है। एन और डी का मान रख देंगे आप, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे
तो मीटर प्रति मिनट में आपकी कटिंग स्पीड आ जाएगी कि किस स्पीड से हम कटाई कर रहे हैं। पदार्थ का प्रभाव, इसमें कठोर पदार्थों को क्या है, कम कटिंग गति की आवश्यकता होती है, और जो नरम पदार्थ होते हैं उनको हम बहुत तेज गति से कटिंग कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण होता है फीड, वह दर जिस पर, यानी फीड का मतलब होता है भरण दर जिसको हम कहते हैं, तो वह दर जिस पर कटिंग टूल वर्क पीस के साथ आगे बढ़ता है, यानी फीड किस हिसाब से हम दे रहे हैं उसको कहते हैं भरण या फीड। तो ये ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। इस मामले से ये आमतौर पर मिलीमीटर प्रति चक्र या इंच प्रति चक्र में नापा जाता है, यानी इंच प्रति रिवोल्यूशंस में नापा जाता है। नरम पदार्थ उच्च फीड दरों को सहन कर सकता है, यानी नरम पदार्थ होते हैं तो ज़्यादा फीड दे सकते हैं, अगर हार्ड होगा तो फीड हमको धीरे धीरे यानी कम देना पड़ेगा। तो फीड क्या होता है, वह दर जिस पर कटिंग टूल वर्क पीस के साथ आगे बढ़ता है। ऊपर मैंने आपको दिखाया था चित्रों में कि फीड किस तरह से दिया जाता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण है कट की गहराई, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, वह मात्रा जिससे टूल वर्क पीस में प्रवेश करते हैं, यानी कितनी गहराई तक आप कारखंड को वर्क पीस में प्रवेश करा रहे हैं, वही गहराई कहलाती है कट की गहराई। यानी कितना गहरा कट लगाना चाहते हैं एक बार में। एक बार में मान लीजिए 5 mm का कट आपको टोटल लगाना है, तो जरूरी नहीं कि 5 mm का आप एक साथ कट लगा दें, आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है 2 mm का फिर 1 mm का आप कट लगा करके टोटल गहराई तक जाएं। तो वह मात्रा जिससे टूल वर्क पीस में प्रवेश करता है वो कट की गहराई कहलाती है। इसको जनरली मिलीमीटर में या इंच में मापते हैं। नरम पदार्थों में आमतौर पर गहरे कट संभव है, एक बार में ज़्यादा गहराई तक कट कर सकते हैं। अगर कठोर है तो धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें डेप्थ ऑफ कट यानी कट की गहराई नाप सूत्र होता है D1 माइनस D2 बटे 2। तो D1 माइनस D2, D1 क्या है, वे मशीनिंग के पहले जो व्यास है कारखंड का, और D2 क्या है, मशीनिंग के पश्चात जो कारखंड है व्यास का, वो उसका जो अंतर है, यानी D1 माइनस D2 बटे 2, ये कहलाता है आपका डेप्थ ऑफ कट यानी कट की गहराई। तो D1 क्या है, मशीनिंग के पहले जो कारखंड का व्यास है उसको D1 कहते हैं। D2 क्या है, मशीन्ड सरफेस का व्यास है, यानी जितनी मशीनिंग करना है उसके पश्चात, मशीनिंग के पश्चात का जो व्यास है वो D2 है। तो इस सूत्र से हम डेप्थ ऑफ कट निकाल सकते हैं। अब लास्ट में सबसे है कैप्स्टन तथा टरेट लेथ। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, इसको आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिए। आइए हम चित्रों के द्वारा समझते हैं। तो ये जो टरेट और कैप्स्टन लेथ होती हैं, दोनों में इसमें टरेट इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये टरेट होता क्या है। तो ये टरेट एक देखिए, ये मैं सीधे अब आपको चित्र दिखा करके समझाता हूँ। वहाँ आपने देखा ऊपर जो लेथ मशीन पड़ी उसमें हेड स्टोक होता है, दूसरे साइड उसके विपरीत सिरे पर एक टेल स्टोक होता है। तो हेड स्टोक के सामने टेल स्टोक होता है। तो ये जो होती हैं टरेट लेथ, यानी टरेट लेथ और एक कैप्स्टन लेथ होती हैं, दोनों में टरेट इस्तेमाल किया जाता है। तो वो टरेट किसकी जगह जो टेल स्टोक होता है उसको निकाल करके फेंक देते हैं, हटा देते हैं, उसकी जगह ये टरेट लगा देते हैं। तो टरेट एक क्या होता है, ये एक उपकरण धारक है, यानी बहुत सारे कटाई औजारों को ये धारण कर सकता है, यानी अपने पास रख। देखिए एक ये कटाई औजार है, दूसरा कटाई औजार ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो ये क्या है, ये टरेट ये जो लगा हुआ है ये एक घूमने वाला, एक कहना चाहिए एक उपकरण होता है जो बहुत सारे कटाई औजारों को अपने में समाहित कर सकता है या रख सकता है। तो उससे देखिए जैसे ये वही चक और ये हेड स्टोक सब वही होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसी तरीके से सब कुछ वही होता है, कैरेज वगैरह, बस यहाँ पर टेल स्टोक की जगह ये टरेट लगा होता है। तो जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो ड्रिल लगा है, इसको देखिए ला करके हम ड्रिल कर सकते हैं। फिर दूसरा मान लीजिए बोरिंग करना है तो, या रीमिंग करना है तो रीमिंग टूल ले लिया या कोई और टूल लगा दिया। तो यानी घुमा करके देखिए इसको ऐसे घुमा देंगे तो किसी भी टूल को हम एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहलाता है टरेट। अब टरेट दिखता कैसा है एक्चुअल में, और बड़े साइज में देख ली, ये देखिए ये चीज़ हेक्सागोनल टरेट है। हेक्सागोनल मतलब षटभुजाकार, 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 टूल इसमें लगाए जा सकते हैं। एक टूल ये लगा है, ये खांचे कट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टूल लगा सकते हैं। तो 6 टूल लगा, कटिंग टूल लगा करके हम 6 प्रकार से ऑपरेशन जल्दी से कर सकते हैं। इसको घुमा देते हैं पकड़ के, तो जो टूल चाहिए उसको कारखंड के सामने ला करके हम ऑपरेशन कर लेते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि टरेट क्या है। तो ये टरेट और कैप्स्टन लेथ दोनों में टरेट इस्तेमाल होता है, लगभग एक जैसी होती हैं, कुछ इनमें अंतर होता है जिसको हम चित्र द्वारा देखेंगे। बस इसमें आप देख लीजिए। तो टरेट और कैप्स्टन लेथ में टरेट एक घूमने वाला टूल धारक उपकरण होता है, यानी टूल होल्डिंग डिवाइस है। तो ये क्या है, टरेट टूल धारक उपकरण, ये टूल होल्डिंग डिवाइस है जो घूम सकता है, जिसको हम घुमा सकते हैं। अभी आपने देखा
जिसमें कई कटाई टूल लगे होते हैं। तो ये जो घूमने वाला जो टूल धारक उपकरण है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कटिंग टूल या कटाई टूल लगे होते हैं। टरेट को वर्क पीस पर मशीनिंग कार्यों के लिए विभिन्न टूल्स को स्थिति में लाने के लिए घुमाया जा सकता है। अभी मैंने दिखाया ना कि ये जो टरेट होता है, तो इसमें कटिंग टूल को स्थिति में लाने के लिए हम इसको घुमा सकते हैं। इसको घुमा करके इस टूल को ले आए, इस टूल को घुमा देंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर इसको घुमा कर तो ये वाला इसके सामने आ जाएगा। तो जो भी मशीनिंग ऑपरेशन करना है, इसको घुमा करके हम उसके सामने वर्क पीस के ला सकते हैं और वांछित हम मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो टरेट विभिन्न प्रकार के टूल्स जैसे ड्रिल, रीमर और विभिन्न कटाई औजारों को रखने के लिए डिजाइन किया जाता है और ये टर्निंग प्रक्रिया के दौरान त्वरित और कुशल टूल परिवर्तन की अनुमति देता है। यानी बहुत आसानी से क्विक तरीके से लगा हुआ है, खाली घुमा करके उसके सामने ले आना है वर्क पीस के और तुरंत अपना मशीनिंग ऑपरेशन कर लेना है। तो ये अब आप समझ गए कि टरेट क्या है। अब लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी होता है, वो अंतर हम चित्र के द्वारा समझेंगे। लेकिन एक सिंपल सा चित्र, ये टरेट लेथ हम पहले बात कर रहे हैं, अंतर भी मैं इसमें दोनों में बता देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट पहले तो कर लीजिए, कॉपी में यही आपको बनाना है और परीक्षा में आता है तो इसको चित्र को सिंपल बना के आना है। सब कुछ जैसे लेथ मशीन में होता है वही होगा। 2 लेग आप बना दीजिए, ये लेग हो गई। ये आपका बेड एक बना दीजिए, यहाँ पर हेड स्टॉक बना दीजिए, एक डब्बा बना दीजिए, इसमें आप चक लगा दीजिए, सब कुछ वही रहेगा। स्पिंडल है, चक है, कारखंड लगा है और ये बीच में इस तरीके से जो कैरेज होता है वो भी सब रहेगा। उसमें टूल पोस्ट होता है जिसमें आपका ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लग जाएगा यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जो टेल स्टोक था उसकी जगह क्या आपने लगा देना है, एक मूवेबल सैडल लगा देना है। देखिए यहाँ पर टरेट लेथ में क्या होता है, मूवेबल सैडल। ये सैडल है, जिस तरीके से टेल स्टोक होता है उसी तरीके से एक मूवेबल सैडल यानी स्लाइड करने वाला ये सैडल लगा है और इसके ऊपर ये हेक्सागोनल टरेट देखिए लगी हुई है। हेक्सागोनल ये देखने में लग रही है, हेक्सागोनल मतलब ये वाली हेक्सागोनल षटभुजाकार यानी 6 जिसमें भुजाएं हैं और 6 टूल्स ये होल्ड कर सकता है। तो इसमें देखिए मेन अंतर अब आप यहाँ इसी में देखिएगा क्या होता है। इसमें जो टरेट लेथ होती है उसमें मूवेबल सैडल लगा होता है और सैडल के ऊपर ही ये हेक्सागोनल टरेट लगी होती है। यानी इसको यदि हमको आगे लाना है तो हमको क्या है, सैडल को हम खिसकाएंगे तो इसके साथ में ये हेक्सागोनल टरेट भी आगे खिसक जाएगी। तो अब आपने देखा बाकी सब चीज़ें वही बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये मूवेबल सैडल और सैडल जो होता है वो स्लाइड करता है, इसी के ऊपर हेक्सागोनल टरेट लगा होता है। उसको आगे पीछे करने के लिए हम सैडल को खिसकाएंगे तो हेक्सागोनल टरेट भी आगे पीछे खिसक जाएगी जैसी मशीनिंग में ज़रूरत है। बाकी फीड रॉड, बेड वो सब उसी तरीके से होता है। अब ये कैप्स्टन लेथ वही, इसमें भी टरेट होता है। तो अंतर क्या होता है अब आप देखिए, अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर वही लेग 2 हो गई, वही है, बेड आपका है ही है, फीड रॉड लगे हुआ है, हेड स्टॉक है ये, उसमें स्पिंडल है और ये चक है और उसमें कारखंड लगा है। ये इधर ये आपका कैरेज है, टूल पोस्ट लगा है जिसमें कटिंग टूल लगा है, सब कुछ वही है। दूसरे साइड अब आ जाइए, इधर वाला पोर्शन देखिए सैडल वाला। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आप देखिए सैडल लगा है इसमें, लेकिन ये सैडल मूव नहीं करता, ये सैडल फिक्स होता है। अब ये मूव क्या करता है, इस सैडल के साथ में एक ऑक्सिलरी स्लाइड लगा होता है, रैम लगी होती है। क्या लगी होती है, रैम, RAM रैम। वो रैम के साथ फिर ये हेक्सागोनल टूल हेड या ये जो आपका जो मैं आपसे बता रहा हूँ टरेट, वो लगा होता है। तो ये हमको अगर इसको हमको मूव कराना है टरेट को, तो हम किसको स्लाइड करेंगे, रैम को। तो ये ऑक्सिलरी स्लाइड या रैम जो लगा हुआ है वो स्लाइड करके हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल टूल जो टरेट है उसको हम आगे पीछे स्लाइड कराते हैं। तो ये अंतर है। इसमें क्या होता है, जो आपका सैडल है वो फिक्स रहता है कैप्स्टन लेथ में और इसके ऊपर ऑक्सिलरी स्लाइड के रूप में रैम लगी होती है और वो रैम गति करती है। रैम के साथ में हेक्सागोनल टूल जिसको टरेट कहते हैं वो लगा होता है और वो फिर टरेट रैम के साथ में स्लाइड करती है, यानी आगे पीछे ज़रूरत के हिसाब से हम उसको स्लाइड करके मूव कराते हैं। बाकी सब चीज़ें उसी तरीके से हैं, बस हल्के का मान लीजिए ये जो कैप्स्टन लेथ होती है थोड़ी हल्की होती है, हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो टरेट होती है वो भारी कार्यों के लिए। तो 2-4 अंतर ऐसे भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो अब ये जो विशेष अंतर है उसको अलग से, टरेट लेथ, कैप्स्टन लेथ। टरेट लेथ में देखिए सब वही उसी तरीके से, देखिए सैडल है, ये सैडल और सैडल के साथ देखिए ये टरेट लगी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इसको सैडल के साथ अगर सैडल को मूव कराएंगे तो टरेट मूव होगी,
कैप्स्टन लेथ में क्या होता है, देखिए ये जो आपका सैडल है, ये सैडल है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये मूव नहीं करती। इसके साथ में रैम लगी हुई है जिसको हम ऑक्सिलरी स्लाइड कह रहे थे, तो वो ये रैम मूव करती है और रैम के साथ ही ये टरेट लगी होती है इसमें। तो ये रैम जब मूव करेगी, स्लाइड करेगी, तो टरेट मूव करेगी। तो ये विशेष अंतर होता है इन दोनों में, इसलिए इन दोनों का चित्र बना करके टरेट ये लेथ और ये कैप्स्टन लेथ के अंतर को दर्शाया गया है। इसको जरूर चित्र बना लीजिए और इसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए। अब एक ये मैंने टेबल बनाई है, इसमें कैप्स्टन और टरेट लेथों की तो हम तुलना कर सकते हैं विशेषता के आधार पर। अब ये देखिए विशेषता, टरेट का आकार जो होता है कैप्स्टन लेथ में और टरेट लेथ में क्या होता है। टरेट कैप्स्टन लेथ में जनरली षटकोणीय या हेक्सागोनल होता है, जबकि टरेट लेथ में ये गोल हो सकता है या आपका ये हो तो चार भुजाओं वाला भी हो सकता है। तो ये इसमें एक ये भी कई बार अंतर होता है, लेकिन हेक्सागोनल भी दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जनरली बात हो रही है कि टरेट का जो आकार होता है कैप्स्टन में हेक्सागोनल होता है और टरेट जो लेथ होती है उसमें गोल टरेट इस्तेमाल होता है, या हो सकता है कि चार भुजाओं वाला आजकल ज़रूरत के हिसाब से टरेट इस्तेमाल की जाती है। षट भुजाकार जनरली 6 उसमें टूल को होल्ड कर सकता है। गोल वाले में भी आपने ऊपर देखा था कि गोल टरेट इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह से टूल धारण की बात करें, टूल होल्डर की, तो षटकोणीय टूल पोस्ट होती है, यानी 6 टूल पोस्ट होती है, यानी 6 टूल्स इसमें होल्ड करा सकते हैं। इसमें गोल टरेट होती है, इसमें भी ज़रूरत के हिसाब से टूल हम होल्ड करा सकते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। टूल परिवर्तन की बात करें तो इसमें तेज और दोहराव वाला क्विक एंड रिपीटेटिव होता है। ये इसमें टरेट में बात करें तो बहुमुखी लेकिन थोड़ा धीमा हो सकता है, वर्सेटाइल बट मे बी स्लाइटली स्लोअर। अनुप्रयोगों की बात करें तो ये कैप्स्टन जो होते हैं छोटे समान भागों का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो ये कैप्स्टन लेथ का कहाँ प्रयोग किया जाता है, छोटे जो पार्ट्स होते हैं या कारखंड होते हैं उनके लिए जब बड़े पैमाने पर बनाना हो। और ये जबकि होता है छोटे से मध्यम आकार के भागों के लिए बहुमुखी होता है, यानी कि थोड़ा मध्यम और बड़े आकार के जो उत्पाद हैं या कारखंड हैं उनके लिए फिर हम ये टरेट लेथ का इस्तेमाल करते हैं। जटिलता की बात करें तो ये जो होती है सरल डिजाइन होती है कैप्स्टन लेथ की, और जो इसकी जो डिजाइन होती है टरेट लेथ की वो थोड़ी सी जटिल होती है, लेकिन ये ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, यानी ज़्यादा बहुमुखी होती है। तो आपने दोनों में अंतर देखा, कैप्स्टन लेथ में अंतर देखा, टरेट लेथ में अंतर देखा। दोनों के अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं। मेन अंतर जो चित्र के द्वारा बताया वो ये है कि जो टरेट लेथ होती है उसमें सैडल के साथ में ये आपकी टरेट लगी होती है, सैडल के साथ मूव करती है, स्लाइड करती है। जबकि कैप्स्टन लेथ में क्या होता है, जो सैडल है वो फिक्स रहती है और उसके ऊपर जो रैम लगी होती है या ऑक्सिलरी स्लाइड लगी होती है उसमें टरेट को फिक्स कर दिया जाता है और वो फिर रैम स्लाइड करती है तो टरेट आपका स्लाइड करता है। बाकी तो सब हेक्सागोनल, इसमें जनरली गोल टरेट इस्तेमाल की जाती है टरेट लेथ में। और इसके अलावा जो षटकोणीय टूल पोस्ट यानी 6 इसमें गोल टरेट होती है, उसमें भी ज़रूरत के हिसाब से टूल्स लगा सकते हैं। टूल परिवर्तन तेज और दोहराव वाला बहुमुखी होता है लेकिन थोड़ा धीमा होता है टरेट वाले में। अनुप्रयोग इसके छोटे समान भागों के लिए और ये छोटे से मध्यम भागों के लिए यानी बड़े साइज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टरेट लेथ का। तो ये कैप्स्टन क्या होती है, थोड़ा लाइट वेट छोटे कार्यों के लिए होती है, लाइट होती है, और ये थोड़ा हैवी कार्यों के लिए, मीडियम कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है जो टरेट लेथ होती है। तो इस तरीके से हमने पूरा आपका देखा। जटिलता की भी बात की, इसकी सरल डिजाइन होती है जो आपका ये वाली होती है कैप्स्टन लेथ, और जो उसकी थोड़ा जटिल होती है जो टरेट लेथ होती है, लेकिन वो ज़्यादा वर्सेटाइल या बहुमुखी होती है। टूल की गति मशीनिंग के लिए रेडियल गति और अतिरिक्त लचीलेपन रेडियल और अनुदैर्ध्य गति दोनों इसमें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमने सिलेबस कवर किया जो सिलेबस निर्धारित था। अब आपका ज़रूर काम है कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको अपनी कॉपी में नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना है, भले ही टाइम लग जाए। पेन लेकर के नोटबुक कॉपी लेकर के तैयार रहिए, पूरा एक एक नोट करिए, कोई भी चीज़ छोड़िए नहीं। चित्र जरूर बनाइए, जो बनाने वाले 2D चित्र हैं, 3D मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसमें इमेजेस लगाई हैं। आपको बनाने के लिए मैंने हर चित्र को बताया है कि जो 2D वाला पोर्शन है वो आपको बनाना है, लेकिन 3D जरूर देखना है ताकि एक्चुअल आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट रहे, पिक्चर रहे उसकी कि एक्चुअल में ऐसा होता है। बनाने के लिए सिंप्लीफाइड इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपका काम है उसको बना करके पूरे नोट्स रेडी कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में रिवीजन करके आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से लिख सकें, अच्छे नंबर पा सकें। इसके साथ साथ में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे चल करके हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो यही चीज़ें आपको फिर से मिलने वाली हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आपको पढ़ाई लिखाई में कभी हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगल में हो।